हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थ इज़ वेल्थ, ताकि आपको कंटिन्यूटी में एजुकेशनल वीडियोज़ की नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए गाइज, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. So the thoracic outlet syndrome is a term used to describe a group of disorder that occur when there is a compression, injury or irritation of the nerves or blood vessels in the lower neck and upper chest area. Thoracic outlet syndrome is named for a space. एक स्पेस होता है बिटवीन योर लोअर नेक एंड अपर चेस्ट एरिया। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स और जो ब्लड वेसल्स होती है, तो उस पूरे को हम बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है। इन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंप्रेशन ऑफ अपर लिम्ब वैस्कुलर एंड नर्वस एलिमेंट्स। इसके अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस में C5 to T1 नर्व जो होती है इन्वॉल्व होती है, वेन जो होती है सबक्लेवियन वेन, एंड जो आर्टरी होती है सबक्लेवियन आर्टरी। बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, स्पेस होता है नेक एंड चेस्ट एरिया पे, और जो वो एरिया जो होता है क्लेविकल एरिया को कवर करता है, तो इसके कारण जो है इसकी सबक्लेवियन वेन एंड सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो इफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं हु इज़ अफेक्टेड बाय thoracic outlet syndrome. So the thoracic outlet syndrome affects people of all ages and gender. The condition is common among athletes who participate in sport that require repetitive motion of arm. जो एथलीट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एथलेटिक एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसके अंदर जो आर्म्स की जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बेसबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल एंड अदर स्पोर्ट. सो इन दैट केसेस देयर मे बी chances of thoracic outlet syndrome. And the second one is neurogenic thoracic outlet syndrome. That is most common form of the disorder, and 95% of the people with the TOS have this type of the disorder. And जो ये इफेक्ट करता है वो मिडिल एज वुमेन को इफेक्ट करता है। एक तो जो नॉर्मल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है जो कि एथलेट्स में होता है, और जो दूसरा होता है न्यूरोजेनिक TOS जो इफेक्ट करता है मिडिल एज वुमेन को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. पोस्टीरियरी बाउंड्री फॉर्म बाय T1 वर्टेब्रल बॉडी. डायग्राम को देखिए और उसको एक्सप्लेन करना है. फिर है लेटरली. सो लेटरली बाउंड्री इज फॉर्म बाय फर्स्ट रिब एंड द कोस्टल कार्टिलेज एंड द एंटीरियरी बाउंड्री फॉर्म बाय द मेनिब्रियम स्टर्नी. तो इस तरह से बाउंड्री होती है जो कि TOS को फॉर्म करता है. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं थोरेसिक आउटलेट का डिवीजन का. So the thoracic outlet is subdivided to 3 spaces where the obstruction always occur. First is interscaleni triangle, second in costoclavicular space and the third is pectoralis minor. ये जो 3 एरिया जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो इसी में होता है. तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं इंटरस्कैलेनाई ट्रायंगल. क्या होता है इंटरस्कैलेनाई ट्रायंगल? So the interscaleni triangle shows in diagram that is bordered anteriorly by the posterior edge of the anterior scaleni muscles. जैसे कि नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है इंटरस्कैलेनाई, यानी जो स्कैलेनाई मसल से जो ट्रायंगल बना है उसे हम बोलते हैं इंटरस्कैलेनाई ट्रायंगल. एंड द पोस्टीरियर इट इज बाय द एंटीरियर एज ऑफ द मिडल स्कैलेनाई मसल एंड inferiorly by the superior aspect of the first rib between the insertion point for the two muscles. सबसे पहले हमें एंटीरियर देखना है. तो एंटीरियर डायग्राम में शो कर रखा है कि उसे एंटीरियर स्कैलेनाई मसल कर रहा है, और जो पीछे जो है इसका पोस्टीरियर ही है वो बना है मिडल स्कैलेनाई मसल से, इंफीरियर ही बना है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट रिब. सो दिस इज अ कॉमन एरिया वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन ओकर. नाउ वी टॉक अबाउट costoclavicular space. So what is costoclavicular space? Costoclavicular space is the anterior portion of the superior thoracic aperture between the clavicle and the first rib. जो स्पेस फॉर्म होता है क्लेविकल में, कोस्टा जो यूज़ होता है वो रिब्स के लिए होता है, और जो क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस. एंड द सबक्लेवियन वेसल्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस पासेस थ्रू द स्पेस रिलेटेड टू द स्केलेनाई मसल्स. डायग्राम में शो किया हुआ है कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस. नाउ थर्ड वन इज पेक्टोरल माइनर स्पेस. पेक्टोरलिस माइनर स्पेस इज आल्सो नोन एज ए सबकोराकोइड स्पेस that is compressed by the pectoralis minor tendon and head of the humerus or the coracoid process. That why is known as a subcoracoid space. So these are the 3 areas where the obstruction generally occur. Now we talk about sign and the symptom of the TOS.
The first one is neurological compression. Because of the nerve compression, what's the symptom appear? First one is pain or paresthesia of the neck, shoulder region, arm और hand depending on the root involved. जो भी root involved हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उस एरिया में पेन होगा, पैरेस्थेसिया जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगा. इट इज़ ऑफनली बायलैटरल. डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर टास्क ऑफ द हैंड. तो फर्स्टली हम बात करते हैं नर्व की. कोई भी नर्व होती है अगर उसके अंदर कंप्रेशन होता है तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है पूरा तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया को पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उस एरिया में पेन रहेगा, नमनेस रहेगा, जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी जो हम टास्क कर रहे हैं मोटर टास्क उसमें डिफ़िकल्टी होगी. तो ये होता है न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन. एंड सेकेंड वन इज एग्जामिनेशन रिवील्स. एग्जामिनेशन क्या रिवील्स करेंगे? फर्स्ट वन इज सेंसिटिव डिसऑर्डर. Second one is muscle weakness. Because of the decreased blood supply, there is a muscle weakness. And third one is muscle atrophy. And the fourth one is palpation of subclavicular area may cause the pain. तो जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसके बाद से क्या होगा, ये जो सिम्टम्स अपीयर होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. इन दिस मिडिल एज वुमेन आर कॉमनली अफेक्टेड. It is also known as a pectoralis minor syndrome. In this compression of the neurovascular bundle under the pectoralis minor muscles, because of compression of bundle under the pectoralis minor muscles, so there is a pain over the anterior chest and axilla, and there is also fewer hand and neck symptoms. Consider pectoralis minor tenotomy with thoracic outlet discompression. तो pectoralis minor जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो जो वो जिस एरिया को सप्लाई कर रहा है उस एरिया वो एरिया भी इन्वॉल्व हो गया. सो इसको जो पेक्टोरलिस माइनर टीनोटोमी विथ थोरेसिक आउटलेट डिकम्प्रेशन भी बोलते हैं. तो ये हुआ न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. तो फर्स्टली हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, देन कॉजेज, symptoms of thoracic outlet syndromes and area where the obstruction occur commonly. Now we discuss about diagnosis of the thoracic outlet syndrome. So firstly we diagnose the family history of the thoracic outlet syndrome, then the MRI, electromyography, CT scan, standard X-ray of neck and upper chest, stress maneuver testing and anesthetic injection block in nerve to test for इम्प्रूवमेंट. तो ये तरह से जो है ये डायग्नोसिस है, इन तरीक़ों से जो है हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है या नहीं है. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की. हाउ इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ट्रीटेड? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कैन हेल्प इम्प्रूव द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट. ये अंडरस्टूड है, कोई भी अगर डिजीज़ है, कोई भी सिंड्रोम है, अगर वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका जो ट्रीटमेंट है जल्दी होगा कंपैरेटिवली अगर वो क्रोनिक कंडीशन में आइडेंटिफाई होता है. सो द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ट्रीटमेंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द TOS you have and your symptom, and the goal of the treatment are to reduce symptom and pain. Your healthcare provider will recommend the treatment option that is right for you. ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको सिम्टम है और कितनी इसकी सिवियरिटी है. एंड बिफोर चूजिंग एनी ट्रीटमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट, रिस्क एंड साइड इफेक्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस. सो फर्स्टली वी डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल थेरेपी. द मोस्ट कॉमन इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोलॉजिक thoracic outlet syndrome is physical therapy, because physical therapy increase the range of motion of the neck, shoulder and strengthen the muscle and promote the better posture. Most patients experience an improvement in symptom after undergoing physical therapy. Physical therapy में 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है एक्सरसाइज थेरेपी का, सेकंड होता है इलेक्ट्रोथेरेपी का. एक्सरसाइज थेरेपी होती है रेंज ऑफ मोशन के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल्स की एंड्योरेंस बिल्डअप करने के लिए, एंड इलेक्ट्रोथेरेपी फॉर पेन रिडक्शन. तो इस तरह से जो है फिजिकल थेरेपी न्यूरोजेनिक TOS में हेल्प करती है. द सेकंड वन इज मेडिसेशन फॉर पेन रिलीफ ओवर द काउंटर पेन मेडिसेशन सच एज एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, ब्रूफिन may be recommended. The doctor prescribe a muscle relaxant for the additional pain relief. The third one is surgery. In some cases, surgery may be needed to treat neurogenic thoracic outlet syndrome if symptoms continue despite an optimal course of physical therapy. अगर फिजिकल थेरेपी से, मेडिटेशन से है जो वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस surgery may be needed.
Now, second we discuss about treatment of the venous thoracic outlet syndrome. So that to reduce the risk of blood clots and pulmonary embolism, treatment of venous thoracic outlet syndrome may include thrombolytic or anticoagulant medication and surgery. In many cases, the patient will be treated with thrombolytic medication and start anticoagulation therapy before the surgery. तो इसके अंदर क्या होता है कि क्लोट हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक और एंटीकोएगुलेंट देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वो रिकवर कर जाए. थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन गिवन टू डिसॉल्व ब्लड क्लोट. दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इज ऑलवेज given to the patient in the hospital, so he and she can be closely monitored. The medication may be injected directly into the vein or delivered a catheter and a long slender tube which is guided through the vein to the area where the blood clot is located. तो इसके अंदर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग अंडर ऑब्जर्वेशन ही दी जाती है. इसके अंदर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं वेन में, जिसकी एक ट्यूब होती है एंड जहाँ पे जो क्लोट है वो लोकेटेड है. दैट्स वाई द क्लोट डिजॉल्विंग ड्रग इज सेंड थ्रू द कैथेटर इनटू द क्लोट एंड द क्लोट यूजुअली डिजॉल्व इन अ मैटर ऑफ हावर टू फ्यू डेज. इन सम केसेस नैरोड एरिया ऑफ द वेन विल नीड टू बी ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी. अगर जो है थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन देने से जो है वो पूरा क्लोट चला गया, डिजोल्व हो गया, तो इसका मतलब हो गया सही. लेकिन अगर वो नहीं होता है, सम पार्ट प्रेजेंट है उसके अंदर, तो इन दैट केस एंजियोप्लास्टी में बी नीडेड. Surgery is often recommended after the clot in the vein has been effectively treated and dissolved. The second one is anticoagulant medication. In this decreases the blood ability to clot and perform more clot from forming. Anticoagulant medication include warfarin, heparin, low molecular weight heparin, and fondaparinux. These medicines are prescribed. And third one is surgery. So surgery may be necessary along with the medication to manage your symptom. Surgery correct the narrowing that is causing problem with the vein and may be recommended after the clot in the vein has been effectively dissolved with the medication. तो फर्स्ट वन जो था हमने उसमें बात की थी थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, सेकंड इसमें बात की थी एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन एंड थर्ड हम बात करते हैं सर्जरी में. कई बार क्या होता है कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन और एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन से पेशेंट में जो क्लोट है वो डिजोल्व हो जाता है, पर उन केसेस में भी जो है सर्जरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मैनेज योर सिम्टम. थर्ड हम इसमें डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. So patient with thoracic outlet syndrome often require the surgical treatment. Surgery may be performed to remove the first strip and make more room for the vessels and the nerves. And surgery may also be performed to repair any structural problem of the artery. तो इसमें जो है आर्टरी की रिपेयर की जाती है. तो इसके अंदर क्या करते हैं, तो आर्टरी को जो है वहाँ से रिमूव करते हैं ताकि जो वेसल्स और नर्व्स को है मोर स्पेस मिल जाए, जिसकी वजह से जो है कंप्रेशन है जो भी है वो हट जाए. या फिर क्या की जाती है, जो आर्टरी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर किया जाता है. तो सेम हमने जैसे वेन में पढ़ा था कि जो थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन है वो जो है मॉनिटरिंग में है, अंडर ऑब्जर्वेशन प्रिस्क्राइब की जाती है. तो इसके अंदर क्या करता है, उसमें वेन में इंजेक्ट करते हैं, इसके अंदर आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं. सेम प्रोसीजर रहेगा, वो इसमें जो है क्लोट को डिजोल्व होने में टाइम लगेगा. तो सेम प्रोसीजर है जो कि वेन की सर्जरी में किया था. वो नाउ वी डिस्कस अबाउट रिस्क ऑफ surgery. All the extensive surgical procedure, there are the risk associated with the decompression surgery. One significant risk is failure to respond surgery. मतलब कि अगर सर्जरी कर दी लेकिन जो है रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं आया तो उसकी वजह से जो है सर्जरी फेल हो जाती है. In experience center, approximately 50 to 70% of the patient will have the improvement in their surgery. For this reason, surgery to treat neurogenic TOS is reserved for those patients that remain debilitated despite appropriate non-invasive therapy, including supervised physical therapy and pain relief. Other complications are rare, occurring is only 2 to 3% of the cases. That is nerve injury. Second one is bleeding. थर्ड इज न्यूमोथोरैक्स एंड फोर्थ इज लिम्फेटिक फ्लूइड लीकेज. तो ये जो होती है कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होती है, अबाउट 2 to 3% ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होती है. अबाउट 50 to 70% केस जो होते हैं रिकवर्ड हो जाते हैं. कुछ केसेस होते हैं जो रिकवर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. अब हम इसमें बात करते हैं length of hospital stay. So following surgery you will stay in the hospital for 1 night and in some cases an additional day. During your recovery you will begin physical therapy to gain function and minimize pain and recurrence of the symptom.
तो जो है हॉस्पिटल स्टे पेशेंट पे डिपेंड करता है कि जनरली जो है 1 डे में जो है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट इन सेम केसेस जो एडिशनल डे रिक्वायर होते हैं। आफ्टर द सर्जरी इट इज़ इम्पोर्टेंट यू हैव टू कंसल्ट फिजिकल थेरेपिस्ट to do exercises to increase your range of motion and build up strengthening. So guys, आज की वीडियो में हमने thoracic outlet syndrome के बारे में पढ़ा. Guys, hope you like this video. So please like, share, subscribe my channel. Thank you.